चलिए सो गाइस, हाय एवरीवन, दिस साइड से विपुल शाह। यहाँ से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 हेड्स का रिवीजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन चैप्टर का वेटेज लगभग पूरे सिलेबस में कम से कम 30 to 40% है पूरे पेपर का। तो ये अपन इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसके जो नोट्स है नीचे आपको लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपका नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो नीचे लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो डाउनलोड करना है और आराम से देखना है। अगर पॉसिबल है तो आप प्रिंट ले लेना, आपके लिए और आसान होगा। एंड अगर अभी आपके पास नोट्स नहीं तो रेगुलर जो अपने क्लास के नोट्स है वो भी सामने रखे बैठेंगे तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए। तो पहला जो अपना चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। एंड आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल, आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, फटाफट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड जो भी डाउट्स आता है आप कमेंट कर सकते हैं। जो लोग लेक्चर बाद में देख रहे हैं, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। सो इवन इफ यू आर वाचिंग लेक्चर लेटर ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाट एवर क्वेरीज आर देयर टाइप करके रखो, जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे। चलिए, तो गाइस टोटल इनकम टैक्स में कितने हेड्स है बताओ। टोटल इनकम टैक्स में देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, 5। और अपने को कितने हेड्स है, 1। अपने को एक ही है, तो ये पांचों हेड इस एक हेड में डालने का काम मैं करता हूँ। ठीक है, तो पहला जो हेड है वो कौन सा है, सैलरी, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं, मतलब जिससे अपन स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, कौन सा पढ़ेंगे अपन, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा इनकम आता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जहाँ पे पे करने वाला एम्प्लॉयर है एंड रिसीव करने वाला कैमरा के बीच एम्प्लॉय है, नहीं बेटा अभी रिसीव करने वाला एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे इनकम आता है, सैलरी इनकम है। अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसमें आता है रेंटल इनकम, यह है एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आपने कोई घर लेट आउट किया है, जैसे मेरा दिल्ली में घर है, मैंने आपको लेक्चर में कहा था, आगरा में मेरा घर है, यूएस में मेरा व्हाइट हाउस है, तो ये चीज़ें मैंने लेट आउट की है, तो इससे जो मेरे को रेंट मिलेगा वो कहाँ पे आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तीसरा है पीजीबीपी। तो इंडिया में जितने भी लोग बिजनेसमैन है या जितने लोग क्या है प्रोफेशनल है, उनको जो भी इनकम मिलेगा वो इस तीसरे हेड में आएगा। फोर्थ हेड इज कैपिटल गेन। ये कब होता है, वेन एवर देयर इज अ सेल ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट बेच के जो भी फायदा होता है वो कैपिटल गेन में आता है। एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें इनकम आने के लिए 2 कंडीशन है। पहला, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉट कवर्ड बाय एनी अदर हेड। तो जो इनकम पहले 4 हेड में नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। कहाँ पे आएगा वो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो लाइन से अपन ऐसे पांचों हेड्स वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। आपको मेरा आवाज आ रहा है तो सब लोग फटाफट हाई बोलो, जितने लोग सुन पा रहे हैं, जितने लोग नहीं सुन पा रहे हैं वो भी हाई बोलो। ठीक है, चलो। तो इज दिस क्लियर, तो ये बेसिक था एंड अपन लाइन बाय लाइन आराम से सब कवर करेंगे। आइए, तो पहले शुरुआत करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो सैलरी इनकम डिफाइन करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, जो बंदा पैसा दे रहा है एंड जिसको पैसा मिल रहा है, उन दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। एंड पे करने वाला भी क्या, और पेमेंट भी उस कैपेसिटी में होना चाहिए। जैसे अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी मूवी में काम किया था रोहित शेट्टी के, और अरे सबने देखा है कि नहीं मूवी, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, हाँ, बट प्रोविजन याद नहीं अपने को इनकम टैक्स से, मूवी पूरा याद है, वही क्रॉस चेक कर रहा था कि अपने को मूवी सब याद रहते एक बार देख के, बट प्रोविजन 50 बार पढ़ के भी याद नहीं रहता है। गुड, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, डोंट वरी। सो
तो अक्षय कुमार को जो पैसा मिला है, बताओ वो सैलरी इनकम है क्या? नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ रोहित शेट्टी। वो उससे बोलता है कि रोहित शेट्टी को सलाम साहब, गुड मॉर्निंग सर, नो। तो उसको जो पेमेंट मिलेगा वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैपेसिटी, मतलब उस वो रिलेशन होना चाहिए एंड पेमेंट भी उस कैपेसिटी में होना चाहिए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपेसिटी? मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि बॉस एंड रिसेप्शनिस्ट का अपन ने क्वेश्चन लिया था। बॉस और रिसेप्शनिस्ट को एक दूसरे से प्यार हो गया और बॉस ने उसको अंगूठी गिफ्ट की, तो बोलो वो एज ए एम्प्लॉय कैपेसिटी में क्या? नहीं, तो वो सैलरी इनकम नहीं माना जाएगा, उसको सैलरी इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन है। तो ये एक बार ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया तो पे करना एंड रिसीव करना, ये जो पे करेगा एंड जो रिसीव करेगा, ये अगर इस रिलेशन में फिट होते हैं तो वो इनकम कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेसिस ऑफ चार्ज। तो सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है? नॉर्मल सैलरी होता है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 15 क्या है? बेसिस ऑफ चार्ज। तो सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है? बोलो। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, कुछ याद है क्या? ड्यू होने के दो तरीके हैं, एक लास्ट डे ऑफ द मंथ ड्यू होता है एंड दूसरा होता है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर है तो बोलो क्या होगा? अपना प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर होगा फिर अप्रैल 23 से मार्च 24, बराबर है। एंड अगर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है तो क्या होगा? 12 मंथ्स, मार्च 23 से फरवरी 24। तो ये एग्जाम में सबसे पहले चेक करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो क्या फॉलो करना है? अप्रैल टू मार्च फॉलो करना है। व्हेन नथिंग इज गिवन, व्हाट इज नॉर्मल 12 मंथ्स वी फॉलो? अप्रैल टू मार्च, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने बराबर फॉलो नहीं किया तो आपको पूरे 12 मंथ्स का आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल फंडा, है ना। तो सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, ये था पहला पार्ट। फिर उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडवांस सैलरी। व्हाट इज एडवांस सैलरी? अपना प्रीवियस ईयर है 23-24, मैंने मार्च 24 में अगले 2 महीने का सैलरी लिया क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है। तो ये एडवांस सैलरी इसी साल टैक्सेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट। अगले साल वापस उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस साल रेगुलर 12 मंथ्स प्लस अगले 2 महीने का एडवांस, तो दिस ईयर आई पे टैक्स ऑन 14 मंथ सैलरी। अगले साल 12 मंथ्स में से 2 मंथ्स टैक्स अभी दिया है, तो 12 माइनस 2, 10 मंथ्स के सैलरी पे आपको अगले साल क्या करना है? टैक्स देना है। तो ये था एडवांस सैलरी। ऑनलाइन आप रिप्लाई करते रहो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मेरे को समझेगा नहीं फिर। तो प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। नहीं समझा तो भी हाँ बोलो, अच्छा लगता है मेरे को। ओके, एरियर्स का मतलब क्या है? इंक्रीज इन सैलरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपका इंक्रीमेंट आज से हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है या आज पता चला है, बट ये इंक्रीमेंट बैकडेटेड पीरियड के लिए हुआ है। तो जो पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है उसका जो इंक्रीमेंटल बचा हुआ सैलरी आपको मिलेगा वो भी रिसिप्ट बेसिस पे क्या है? टैक्सेबल है। एंड अगर एडवांस्ड अगेन सैलरी है तो उसको हम लोन मानते हैं एंड लोन पे टैक्स नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिस ऑफ चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है आपको? वेरी सिंपल, ठीक है। याद आ रहा है ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था? नहीं बोलेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने पढ़ा है तो पढ़ा है। यस, वेलकम। अच्छा, तुम लोग ऊपर गए थे क्या? नहीं ना। नाउ देखो, मिस्टर कडप्पा is getting salary of 12,000 per month since 1st June 2020. He got increment of rupees 1,000 on 1/4/23. Calculate his annual salary if, दो क्वेश्चन है,
सैलरी बिकम ड्यू, अरे 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 मेरा चालू है, सैलरी बिकम ड्यू ऑन दी, जो आएंगे उसको भी वहां पकड़ लेने एकदम, मतलब यहाँ से जाओ। तो तो उसमें दो क्वेश्चन है, सैलरी बिकम ड्यू ऑन दी लास्ट ऑफ द मंथ एंड सैलरी बिकम ड्यू ऑन दी फर्स्ट ऑफ द मंथ। तो पहले आपने को पता होना चाहिए कि उसने कंपनी ज्वाइन किया था 1 जून 2020 को, और 1/4/23 के बाद इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे सैलरी 12,000 था और यहाँ पे सैलरी कितना हो गया 13,000। तो पहला क्वेश्चन है सैलरी ड्यू ऑन दी लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे 12 मंथ्स क्या होगा बताऊं, अभी अपन ने लिखा है क्या होगा, अप्रैल टू मार्च होगा। तो इसको लिखूंगा मैं, यहाँ पे होगा अप्रैल टू मार्च। तो बताओ कितना होगा सैलरी, अप्रैल टू मार्च कितना सैलरी था, अप्रैल के बाद कितना सैलरी हो गया 13,000। तो 13,000 इंटू 12 ये हो गया उसका सैलरी अप्रैल 23 से मार्च 24, 1,56,000। एकदम सिंपल, ऑनलाइन रिप्लाई करते रहो, समझ में आने के लिए बताते रहो। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ में अपना जो 12 मंथ्स का पीरियड होगा वो क्या होगा, अभी लिख के दिया था मार्च 23 टू February 24। तो बताओ मार्च 23 में सैलरी कितना था, ये इंक्रीमेंट उसको जो मिला है 1 अप्रैल से मिला है। तो मार्च 23 में सैलरी कितना था 12,000 था। तो 12,000 इंटू 1 ये हो गया मार्च का सैलरी, प्लस अप्रैल से सैलरी 13,000 हो गया टिल February 11 मंथ्स। तो 13,000 इंटू 11 प्लस 12,000, 1 लाख करेक्ट, 143 प्लस 12 करेक्ट है, 1,55,000 होगा। तो ये ऐसे सैलरी निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर गलत हो गया तो ऑब्वियसली अपना कैलकुलेशन पूरा ही क्या होगा गलत, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पे ही होते हैं। तो बेसिक सैलरी में है जितना ही सिंपल उतना ही वो ट्रिकी है। चलो आगे, सैलरी टॉपिक में 5 कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, एक बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड डिडक्शंस। बराबर है, ये पांचों आ गए तो टॉपिक आ गया। तो बेसिक सैलरी जो है वो फुल्ली क्या है टैक्सेबल है, फीस क्या है फुल्ली टैक्सेबल। तो बेसिक सैलरी फीस फुल्ली टैक्सेबल इन ऑल केसेस, मतलब गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट आप कोई भी एम्प्लॉय हो सबके लिए टैक्सेबल है। आगे कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, बोनस भी क्या है फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये 4 चीजें जब एग्जाम में दिखती है, बोनस, फीस, कमीशन एंड बेसिक सैलरी, डायरेक्ट इनकम में क्या करना है ऐड, इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दे आर डायरेक्टली फुल्ली टैक्सेबल। बोनस 2 प्रकार के होते हैं अपन ने पढ़ा था, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल, दूसरा होता है वॉलंटरी। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब जो आपके ऑफर लेटर में दिया जाता है वो एज ए सैलरी इनकम होगा, एंड वॉलंटरी बोनस को हम परक्विजिट मानेंगे। क्या मानेंगे, अभी ये आपको रिवीजन मोड पे अपन बैठे हैं, आपको समझना चाहिए इससे क्या फर्क पड़ता है सब, परक्विजिट हो या सैलरी, फर्क क्या पड़ता है सब, दोनों तो फुल्ली टैक्सेबल है। नो, अगर परक्विजिट है तो याद करो रेंट फ्री एकोमोडेशन में अपन परक्विजिट कंसिडर नहीं करते हैं। तो रेंट फ्री में जो अपन बोनस लेते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेते हैं। अगर वॉलंटरी बोनस दिया अपन ने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे, तो बोनस अगर एग्जाम में बोलते कि वॉलंटरी है तो इनकम में तो ऐड होगा बिकॉज फुल्ली टैक्सेबल है, बट परक्विजिट में वो रेंट फ्री एकोमोडेशन में ऐड नहीं होगा। मैं केवल आपको समझा कि नहीं, कंफर्म। तो ये तो बेसिक चीजें थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पे स्केल है ना, दर्द भरी दास्तान। तो यह है पे स्केल। तो बोलो पे स्केल क्या होता है जरा बताओ, व्हाट इज पे स्केल, कैसे पढ़ते हैं अपन पे स्केल। ऐसे एग्जाम में कुछ तो दिया जाएगा 12,000, 1,000, 18,000, 2,000, 30,000।
तो व्हाट इज दिस 12,000? ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, दिस इज स्टार्टिंग सैलरी। ये आपका क्या होगा? ये आपका ईयरली इंक्रीमेंट होगा। तो ये हर साल 1,000 रुपये बढ़ेगा, बट यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है, 1,000 कहाँ से बढ़ेगा? 1 अप्रैल से बढ़ेगा क्या? नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1,000 रुपये बढ़ेगा। तो आपने जिस दिन ज्वाइन किया वहां से जब 1 साल खत्म होगा 1,000 बढ़ेगा, ऐसे जाएगा 18,000 तक। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपको इतना आ गया, तो फिर आपको फिर इंक्रीमेंट कितने का मिलेगा? उसके बाद 2,000 का मिलेगा टिल इट रिचेस 30,000। उसके बाद आपको नया पे स्केल दिया जाएगा, ये आप जॉब छोड़ दोगे रिटायर जो भी होगा, तो उसमें सभी पॉसिबिलिटीज है। तो ये सिंपल है ना? ओके, नो पे स्केल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे करते उसको? देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे स्केल का। इस बंदे ने ज्वाइन किया है 1/10/19 को, पे स्केल दिया है 16,000, 2,000, 30,000, कंप्यूट सैलरी फॉर 23-24। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है अपने को? 1 ईयर ड्रॉ करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो सर ये कब तक ड्रॉ करना है? जब तक पेपर खत्म नहीं होता है, जब तक पेइंग की शाही खत्म नहीं होती, जब तक है जान, या फोर्थ ऑप्शन जब तक मार्च 24 कवर नहीं होता है। हाँ, अपना प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो जब तक मार्च 24 मंथ कवर नहीं होता है, ये टेबल आपको बनाते जाना है। यहाँ से 1 साल ड्रॉ करना है। इसका भी टेक्निक कहा था, 1 साल आगे जाओ 1 दिन माइनस करो, 1 साल आगे जाओ 1 दिन माइनस करो। सो व्हाट विल बी द दैट 1 ईयर? 30 सितंबर 20, बराबर है। फिर नेक्स्ट 1 ईयर कहाँ से होगा? 1 अक्टूबर 20 से 30 सितंबर 21। ऑनलाइन रिप्लाई करते हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 अक्टूबर 21 से 30 सितंबर 22, 1 अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23। मेरे को कौन सा ईयर कवर करना है? मार्च 24। बोलो 30 सितंबर 24 मतलब मार्च 24 कवर हो गया क्या? हो गया, ये पहला स्टेप। उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो ऐड करना है। कितना था पहले बेसिक? 16,000, 2,000 ऐड करो। जबरदस्त आंसर, ये आसान नहीं आंसर देना। 22, 24। उसके बाद लास्ट जो 2 ईयर है ना, अपना सैलरी वहीं पे रहता है। कोई भी पे स्केल का क्वेश्चन हो, लास्ट 2 लाइन में अपना प्रीवियस ईयर होता है। तो अपना प्रीवियस ईयर है 23-24। अब इसमें ड्यू होने के 2 तरीके हैं, या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, या तो 1 मार्च से 28 फेब होगा, या तो 1 मार्च से 28 फेब होगा। 1 मार्च से क्या होगा? 28 फेब। तो अकॉर्डिंगली आपको सैलरी निकालना है। अभी काफी बच्चों का कंफ्यूजन क्या है कि ये 12 मंथ्स कोई भी हो, ये जो अपन ने वर्किंग है ये कभी चेंज नहीं होगा। 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसे चेंज होगा? सैलरी तुम्हारा कभी भी ड्यू हो, ये पीरियड चेंज हो सकता है क्या? आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है क्या? चलो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर डालते, मजा नहीं आ रहा है, वो कुछ तो भी कुंडली में प्रॉब्लम आ रहा है, बदल डालो। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये बच्चों का कंफ्यूजन गलत जगह पे, उसमें चेंज कर डालता है, उसका कोई संबंधित नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ पे करना है? पीरियड में। तो अगर ये वाला पीरियड तो मैं क्या करूंगा? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 लिखूंगा। चेक करना है कब सैलरी चेंज हुआ है? 30 सितंबर 23 को सैलरी चेंज हुआ है। वाह, बंदिश हो गया। तो 30 सितंबर तक कितना था सैलरी? 22। बाद में कितना हो गया? ये तो लिख सकते हैं कि नहीं? देन नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करना है, अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। और आगे ऑब्वियसली आगे 6 मंथ ही होंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 22,000 इंटू 6 एंड 24,000 इंटू 6, ये इस क्वेश्चन में आंसर होगा। जो भी आंसर आएगा आप चेक कर सकते हैं, जरा आंसर बताना। ऑनलाइन जरा आंसर बताते करो।
या मेरे को पता होना चाहिए जिनको पढ़ा रहा हूँ वो जिंदा है कि नहीं। नेक्स्ट, और अगर मार्च 2 है तो तीस सितंबर, तो मार्च टू सितंबर क्या होगा? हाउ मेनी मंथ्स? एक मंथ बढ़ जाएगा ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे काउंट करना है ना। तो ये 7 मंथ्स और यहाँ पे 5 मंथ्स, तो 22,000 इंटू 7 मंथ्स एंड 24,000 इंटू 5 मंथ्स, खेल समाप्त। कितना आ रहा है? 2,74,000, खत्म। बोलो समझा कि नहीं आपको? तो ऐसे पे स्केल का वर्किंग करना। तो बताओ क्यों कभी भी हो ये चेंज होगा क्या? चेंज होगा। कैसे? क्यों क्यों चेंज होगा? ये कब चेंज होगा? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है तो ये चेंज होगा। अरे एग्जाम्पल, अगर वो नहीं चेंज होगा तो ये भी नहीं होगा। बच्चे इसको चेंज कर डालते हैं, अभी ये किसने पढ़ा मेरे को नहीं पता, तो ये क्यों चेंज होगा? है ना। तो प्लीज सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। तो ये क्लियर है पे स्केल का वर्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सैलरी इन रिसीव्ड इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब आपको नोटिस पीरियड देना चाहिए था जब भी आप कंपनी को छोड़ते हैं, या कंपनी आपको टाटा बाय बाय कहती है तो 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है एडवांस में। बट काफ़ी बार ऐसा हो गया कि मैंने एक एम्प्लॉय को चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसको रोकूंगा कि 1 महीना भाई नोटिस ले और चोरी कर और 2 लेके जा, उसको इमीडिएटली निकाल दूंगा। बट लेबर लॉ डेंजरस होते हैं, तो उसको मैं 1 महीने का सैलरी दे दूंगा, ये ले भाई नोटिस पीरियड का तू सैलरी ले, तो मेरे पास काम मत कर, पगार लेके जा, झगड़ा मत कर। तो वो भी उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, इन लीव का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, इसके बदले, है ना। व्हाट इज लीव ऑफ? इंस्टेड ऑफ। अब ये क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी? फॉर एग्जांपल सपोज निकिता एक ऑफिस में काम कर रही है ना। मैं उस ऑफिस का बॉस हूँ। निकिता मेरे पास आई, बोले सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने कहा क्यों? ये बोले सर मैं बोर हो गई। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एकदम मस्त है, मैं बोर हो गई। मैंने कहा बोर हो गई इसलिए जॉब छोड़ रही हूँ? हाँ, बोले सर बोर हो गई। सर क्या है? बोर हो गई, बाकी कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं सर, मतलब देयर इज नो इशू फ्रॉम योर साइड। मैंने कहा निकिता मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ। हाँ बोले अभी से अच्छा लग रहा है, अभी बोरिंग थोड़ा कम हो रहा है ना, अभी एकदम फ्रेश लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 10 साल और काम करूँ। ये जो उसको पैसा मिला है, समटाइम कंपनी हैज टू गिव सम मनी टू रिटेन गुड एम्प्लॉय, है ना, तो उसको बोलते प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, है ना। तो कंपनी चाहती है कि निकिता कंपनी के साथ कंटिन्यू करे, बट बार बार बोर होने लगे तो सच में एक दिन नारियल हाथ में दे देंगे। बोले ज्यादा बोर, बोले रोज मेरे को बोर हो रहा है सर, रोज 1 लाख मिलेगा क्या? तो निकिता रोज नहीं मिलेगा, कभी कभार ठीक है। मॉम डैड भी रोज लाड करते हैं क्या? नहीं ना, फिर एम्प्लॉयर क्यों करेगा, है ना। वो भी लात मारते हैं कि नहीं कि बहुत हो गया, अभी चुपचाप बैठो पढ़ाई करो तो भागो। ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। ओके चलो अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, अलाउंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। अलाउंसेस में पूरे मार्क्स लेके आना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। परक्विजिट लिटिल चैलेंजिंग पार्ट है, वो भी इजी है बट प्रोविजन बहुत सारे हैं। अलाउंस में 3 कैटेगरी होते हैं। पहला है फुल्ली टैक्सेबल, इन सब का आपको नाम लर्न करना है ऑनलाइन, बीच में रिप्लाई करते रहो, नहीं समझा तो भी जरा हाँ बोलो ना, अच्छा लगता है मेरे को, नहीं तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ फिर बंद करके, है ना। चलो तो ये अलाउंसेस जो है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल्ली टैक्सेबल? इसका मतलब क्या, मैंने क्लास में कहा था जितना अमाउंट मिलेगा आपको डायरेक्टली इनकम में ऐड करना है। आपको एग्जाम में देंगे, जैसे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एग्जाम्पल, आपको मिला 15,000, आपने 8,000 रुपये खर्च किया, बचा कितना है आपके पास? 7,000। टैक्सेबल कितना होगा? फुल्ली टैक्सेबल, जितना रिसीव्ड है उतना टैक्सेबल, नीचे नोट दिया है। तो व्हाट इज फुल्ली टैक्सेबल? irrespective of amount spent, whatever is received is your income। जो मिलेगा आपके इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। कुछ भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इतना खर्च किया इतना पेंडिंग है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से हैं? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्यों दिया जाता है? जब भी आप छोटे सिटी से बड़े सिटी जाते हो तो विद दैट सैलरी यू कैनॉट सर्वाइव, है ना। जैसे निकिता तुम कौन से विलेज, कहाँ से हो? दौंड से। अभी दौंड का कॉस्ट ऑफ लिविंग है पुणे का, दौंड में 20,000 में 2-3 BHK है, ज़्यादा बड़ा फ्लैट आ सकता है, पुणे में नहीं आएगा, करेक्ट ना।
तो जब भी अपन बड़े सिटी में जाते हैं विथ सेम सैलरी वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, है ना। दौड़ में 50,000 मतलब बहुत बड़े अमाउंट हो गए सर्वाइव होने के लिए। पुणे में 50,000 क्वेश्चन मार्क है, इनफ है कि नहीं, महंगाई इतनी है। तो वो उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, सिटी कॉम्पेंसेटेड अलाउंस, फुली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस, डियर में से जो डियर है वो आप सोच रहे हो वो नहीं है, एक साथ पढ़ना है, डियरनेस अलाउंस। अब बोलते हैं ना हाई डियर, वो अलग है, NDEER भी वो अलग है, वो एनिमल है। तो ये डियरनेस अलाउंस मतलब है महंगाई भत्ता, ये भी फुली टैक्सेबल है। टिफिन अलाउंस, ताकि आप लोगों का टिफिन ना खाओ, बट कुछ लोग टिफिन भी खाते हैं, अलाउंस भी खाते हैं, तो वो ठीक है। मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट, डेपुटेशन, ये सब लिस्ट पढ़ के रखना है कि अगर एग्जाम में आता है यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, जस्ट एड इट इन इनकम, क्वेश्चन खत्म। एंड फॉर DA व्हेन नथिंग इज गिवन, हम एज्यूम क्या करते हैं, एज्यूम टू बी एप्लीकेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सेकंड है फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड, मतलब इस कैटेगरी में ऐसा होगा, रिसीव्ड 12,000, अपन ने स्पेंड किया 6,000, कितना बैलेंस बचा अपने पास 6,000, लेकिन टैक्सेबल कितना होगा बोलो, यस ओनली अनस्पेंड इज टैक्सेबल। ओके, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, ऊपर वैसा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन में ऊपर लिखता हो तो क्या होगा बताओ, रिसीव 12,000, स्पेंड 6,000, बैलेंस 6,000, क्या होगा, ऊपर ऊपर पूरा 12,000 टैक्सेबल होगा। बहुत सिंपल है, तो बस लिस्ट लर्न करना है। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर, कन्वेंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जो अलाउंसेस है ये सब क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। कब, अगर अनस्पेंड है तो, अदरवाइज यहाँ पे टैक्सेबल क्या होगा, अनस्पेंड है तो फुल्ली टैक्सेबल है। जितना अनस्पेंड है वो आपकी इनकम में ऐड होगा, पूरा स्पेंड कर दिया तो आपके इनकम में कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन ऊपर के जो है वो क्या है, वॉट एवर रिसीव्ड ऑलवेज इनकम में ऐड करना है। तो इसमें सॉल्विंग कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये इधर का अलाउंस ऊपर नहीं होना चाहिए, ये स्विच नहीं करना है। ये स्विच किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा ऑनलाइन, या तो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये जो अलाउंसेस है इसके लिए क्या बोला देखो, फुल्ली एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट पेंट, मतलब यहाँ पे भी पूरा एग्जेम्प्ट है। कौन से, अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, अलाउंस फ्रॉम UNO, हाई कोर्ट सुप्रीम जजेस को जो अलाउंस मिलते हैं, कॉम्पेंसेटेड अलाउंस अंडर आर्टिकल 222, तो ये अलाउंस ऑलवेज क्या बोलो, एग्जेम्प्ट, ऑलवेज क्या है। तो रिसीव्ड 12,000, लेट्स से स्पेंड इज 4,000, बैलेंस इज 8,000, टैक्सेबल कितना होगा 0। यहाँ पे कितना मिला है, कितना खर्च किया, कितना बैलेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बताओ अगर सपोज यही क्वेश्चन मैं फुल्ली टैक्सेबल में आपको पूछता हूँ, यही क्वेश्चन फुल्ली टैक्सेबल में, बोलो कितना टैक्सेबल होगा, 12,000। यही क्वेश्चन मैं सेकंड कैटेगरी में पूछता हूँ, ओनली अनस्पेंड इज टैक्सेबल, तो 8,000 टैक्सेबल होगा। एंड यही क्वेश्चन मैं थर्ड कैटेगरी में पूछता तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये लिस्ट बहुत आसान है, बस इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि अगर अपने अलाउंस इधर उधर स्विच हो गए तो कंफ्यूजन होगा, फिर मार्क्स कट होंगे। तो लिस्ट को टनाटन रटना है, खत्म। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट अलाउंस, जो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, IMP है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ओके, नाउ हाउस रेंट अलाउंस का पर्पस क्या है, व्हाई इट इज गिवन, टू मीट कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो एम्प्लॉयर ने जो आपको अलाउंस दिया है उसमें से आप फ्लैट या घर जो भी आप रेंट पे ले सकते हैं और वहां पे आप रह सकते हैं। तो व्हाई दिस अलाउंस इज गिवन, टू मीट कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम, इन तीनों में से जो छोटा अमाउंट होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। पहला, एक्चुअली HRA रिसीव्ड, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। सेकेंड, 50 एंड 40% ऑफ सैलरी, कब लेना है 50% ऑफ सैलरी, अगर मेट्रो सिटी है,
मेट्रो सिटी मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से, अदरवाइज पुणे भी मेट्रो सिटी है। अच्छा, मेट्रो सिटी मतलब ये नहीं कि जिस सिटी में मेट्रो है। एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट किया था कि सर जिस सिटी में मेट्रो है वो मेट्रो सिटी है क्या? मैंने कहा नहीं, जिस सिटी में मेट्रो शूज का दुकान है वो मेट्रो सिटी है। बोला सर क्यों मजाक कर रहे हैं? बोला शुरुआत किसने की? मैंने उसको ऐसे रिप्लाई की, जिस सिटी में मेट्रो शूज का दुकान है, मेट्रो शूज कंपनी है जो जूते बनाती है, तो उनका पुणे में दुकान है, तो बोले जिस सिटी में मेट्रो शूज का दुकान है वो मेट्रो है सिटी है। तो ऐसा नहीं करने का, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो ये मेट्रो सिटी एज पर इनकम टैक्स, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, एंड पुणे में तो 40%, नासिक में तो, ठाणे में तो। अब ये मजाक में पूछा था, मुंबई इज वेरी फेमस, यू नो नियर बाय एरिया, बट कलकत्ता के आसपास क्या आपने को पता? तो फिर ये नाम नहीं आते तो 40 ही लेना है। टेक्निकली ठाणे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मुंबई, खारघर, पालघर, डोंबोली, फिर आप खत्म, फिर आप बोलेगा हम सब मैप लेके आते हैं सर रुको। तो इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, बट ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हमने फेस की है कि मेरे को मुंबई का थोड़ा बहुत पता है, अभी कलकत्ता का कहाँ पे पता है? चेन्नई के आजू बाजू में तो वो क्या लिखते पहले समझ में नहीं आता मेरे को, दे राइट इन जिलेबी लैंग्वेज, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। तो एनीवेज ये नाम है तो 50, दैट्स इट, अदरवाइज 40। सपोज सपोज लिसन केयरफुली, क्वेश्चन में सिटी का नाम नहीं दिया है तो 40% लेना। ये भी हो सकता है, ये पॉइंट पढ़ो, बेसिस ऑफ डिडक्शन इज प्लेस ऑफ एकोमोडेशन। मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि आप पुणे मुंबई अप डाउन कर रहे हैं, आप रहते हैं पुणे में, जॉब मुंबई में कर रहे हैं, तो मुंबई इज अ मेट्रो सिटी, वहाँ पे मेट्रो भी है और गवर्नमेंट ने बोला मेट्रो है, दोनों है ना, मेट्रो ट्रेन भी है। और नहीं, अभी स्टूडेंट डाउट पूछा था मेरे को, तो जिस सिटी में मेट्रो ट्रेन है उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं क्या? बोला नहीं, जहाँ पे वो शूज का दुकान है ना। तो आई फेस वेरी फनी डाउट्स, है ना, एकदम फनी डाउट्स, मतलब क्या डाउट मेरे को आ सकते हैं भरोसा नहीं। क्या हो गया? एसी का रिमोट वो खुद के भरोसे, वो इंडिपेंडेंट एसी है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको एक ही स्विच है बंद करने का या फिर आगे बैठा हो, यहाँ पे आगे बैठो ना, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, फोन भी है बाजू में, फोन करना है तो वो भी फैसिलिटी है, तो बोला है। तो एनीवेज ऑनलाइन यहाँ तो कोई डाउट है। सो कहाँ पे रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जॉब कहाँ पे करते हैं इंपॉर्टेंट। ये तो जो बंदा पुणे मुंबई अप डाउन कर रहा है, वो पुणे में रह रहा है तो 40, मुंबई में रह रहा है तो, कोई बंदा पुणे दुबई अप डाउन कर रहा है, अरे नहीं हो सकता, पुणे दुबई अरे 3 घंटे लगते हैं। अरे फ्लाइट, अरे फ्लाइट का पायलट है वो, पायलट है वो। पायलट क्या करेगा, सुबह जाएगा शाम को आएगा? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? पैसेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ, पायलट कर सकते हैं कि नहीं? तो फिर उसके लिए क्या होगा, 40%। उसके जैसे तुम बस के पास निकाल दो, उसने फ्लाइट का निकाला पास, तो पायलट के लिए 40%। ओके एनीवेज, एंड तीसरा है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो उसमें से जो भी अमाउंट मिनिमम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, बचाओ क्या होगा, टैक्सेबल। तो ये जो HR रिसीव्ड है, जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से जो मिनिमम है वो क्या करना है, माइनस करना है, और बाकी अपने इनकम में क्या करना है, ऐड करना है। नाउ व्हाट इज सैलरी हियर, बेसिक प्लस DA इफ एप्लीकेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। नाउ DA यहाँ पे कब ऐड होगा, इफ एप्लीकेबल है तो ऐड होगा, तो DA अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इनकम में ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, एंड DA एप्लीकेबल है तो इनकम में भी ऐड होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐड होगा। अच्छा DA कौन से अमाउंट का निकालते हैं, बेसिक का। DA इज नॉर्मली गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना, मतलब ऐसे देंगे आपको
बेसिक 2 लाख, डीए 100% ऑफ बेसिक कितना आएगा? 2 लाख आएगा। ऐसे दे सकते हैं 50% ऑफ बेसिक, करेक्ट, 1 लाख आएगा। अरे समझा कि नहीं आपको? दिस इज हाउ वर्किंग इज डन। तो डीए का अमाउंट नहीं दिया तो ठीक है। एंड डीए कौन सा ऐड करना है एचआरए में? जो एप्लीकेबल है, जो क्या है? एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हाँ, लेकिन इनकम में हमेशा ऐड होगा। डीए कम्स अंडर फुल्ली टैक्सेबल। तो एचआरए में डीए ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है? इन सैलरी इनकम जब निकालेंगे पूरा क्रॉस सैलरी, उसमें डीए हमेशा आएगा। ओके, नाउ एचआरए निकालने के लिए एडवांस सैलरी को क्या करना है? इग्नोर करना है। एडवांस सैलरी इनकम में ऐड होगा, इनकम में ऐड होगा, लेकिन इस वर्किंग नोट में ऐड नहीं होगा। ओके, एंड लास्ट, अच्छा ये जो कंडीशन है इसका आंसर अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा बताओ? इसका आंसर निगेटिव आता है। सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, ये डीए रिसीव्ड है 50,000, ये 30,000 है और ये -12,000 है। एज्यूम करो आफ्टर कैलकुलेशन दीज आर द आंसर्स। तो बोलो क्या होगा इसमें? कितना एचआरए मिला है? 50। तो इन तीनों में छोटा अमाउंट कौन सा है? माइनस छोटा है ना, या माइनस बड़ा अमाउंट है? कंफर्म है? तो आज मैं आपको -50 का गिफ्ट दूंगा। अगर माइनस सबसे बड़ा है तो मैं रोज ऐसे क्लास में कल से गिफ्ट देना स्टार्ट। एवरीडे जो आंसर देगा उसको -50,000 दूंगा मैं। तो ये अमाउंट सबसे छोटा है कि नहीं? बट एग्जाम्शन कैन नॉट बी निगेटिव। हम बोलते हैं क्या? मैं मॉल में गया था, मेरे को -25% डिस्काउंट मिला, ये एग्जाम्शन 0 हो जाएगा। एंड एचआरए जो 50 का मिला फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो जब भी सिचुएशन कंडीशन 3 का आंसर निगेटिव होगा, जो भी रिसीव हुआ है अब देखो क्या करना है? इनकम में पूरा ऐड करना है। क्लियर है? एचआरए के बारे में मैंने सब चीजें एकदम परफेक्टली बता दी है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बहुत सिंपल है। व्हाट इज गिवन? ताकि ये जो पैसा आपको मिल रहा है आप इसमें से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अगेन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। बहुत सिंपल है, बोलो कितना एग्जेम्प्ट है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ। हाँ, तो जिनको 2 से ज्यादा बच्चे 10-15 है उनको 2 के ऊपर जितने बच्चे उनको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। दूसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना? तो सपोज ये तो 100 फिक्स है, एक्चुअल अमाउंट 120 है, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 100 एग्जाम्प्ट होगा, 20 टैक्सेबल होगा। सपोज एक्चुअल अमाउंट 90 है तो विच एवर इज लेस 90 एग्जाम्प्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो अमाउंट मिला है वो अमाउंट यहाँ 100 रुपीज। 2 चाइल्ड के लिए एग्जाम्प्ट है, 2 चाइल्ड कोई भी हो सकते हैं। सपोज एसएससी हैज गॉट 6 चिल्ड्रन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नाम है उनके, ठीक है, संडे छुट्टी है। तो अरे तो ऐसे 6 बच्चे उसको ओनली, तो ही कैन क्लेम इट फॉर एनी 2 चिल्ड्रन। क्यों हंस रही है? तो यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे ऑल्सो, मंडे ट्यूसडे आउट ऑफ 6 चिल्ड्रन। सपोज मंथ्स भी हो सकते हैं, अगर 11 है तो अपन मंथ्स लेंगे, फिर नवंबर अक्टूबर जो भी नाम दी है। तो कोई भी 2 के लिए आप एग्जाम्पशन क्लेम करो, बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है। डिडक्शन अवेलेबल इवन इफ अमाउंट इज नॉट स्पेंड। आपने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको मैं 3 बत्ती सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा, स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड में एडॉप्टेड इंक्लूड है, स्टेप चाइल्ड इंक्लूड है, ग्रैंड चाइल्ड इंक्लूड नहीं है, और बाकी कोई भी चाइल्ड इंक्लूड नहीं है, करेक्ट ना? तो इतने चाइल्ड क्या है इंक्लूड है, इनके लिए आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। फॉर हॉस्टल एवरीथिंग इज सेम, ओनली 1 रिप्लेसमेंट। बोलो 100 की जगह कितना आएगा? बोलो फटाफट, 300 आएगा, खत्म। आगे नेक्स्ट, डेली अलाउंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 डेली अलाउंस। एक मैंने ऊपर भी आपको देखा था, ये देखो यहाँ पे भी अपन ने पढ़ा है डेली अलाउंस। तो जब भी एग्जाम में डेली अलाउंस आएगा, देयर आर 2 पॉसिबल आंसर। तो डेली अलाउंस जब पिक्चर में, मतलब आपके पिक्चर इन द सेंस
पेपर इज अवर पिक्चर ओनली, उसमें जब आएगा तो देर आर टू पॉसिबल ट्रीटमेंट। अगर वो जो बंदा है वो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में है, कौन सा है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में है, तो डेली अलाउंस का ट्रीटमेंट बदलता है। तो जब भी डेली का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चेक करो कि अगर वो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा। जो भी अलाउंस क्वेश्चन में दिया उसका 70% करो, या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, उतना एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ दिया नहीं कौन सा एम्प्लॉय है, तो फिर डेली का ट्रीटमेंट एज पर दिस होगा। क्या है डेली? फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड, फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड। तो प्लीज चेक एज फार एज डेली अलाउंस इज कंसर्न कि वो किस टाइप का एम्प्लॉय है। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है तो ट्रीटमेंट अलग है, अदर देन ट्रांसपोर्ट है तो एज पर द अबव प्रोविजन फुल्ली एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज स्पेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी ऊपर दिया है मैंने, ये यहाँ पे भी आ सकता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर, अच्छा व्हाट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले समझना है। ऑफिस से घर और घर से अपने, ऑफिस से अपने घर आने के लिए जो भी अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसका एग्जम्पशन ओनली हैंडीकैप को मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, अप टू 3200। तो 3200 के अंदर मिला है तो पूरा एग्जाम, उसके ऊपर का अमाउंट सपोज 4000 मिला है, कितना मिला है, तो ऊपर का 800 रुपये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। 800 रुपये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। बोलो समझा कि नहीं आपको? एंड कुछ नहीं दिया तो फिर वो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब इनके लिए एग्जाम्शन है, बाकी सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। बाकी अलाउंस कुछ काम के नहीं है, एग्जाम में कुछ आते नहीं है, लोड मत लो इसका। तो ये 9 हो गया, 10 हो गया, अभी 11, ये भी कुछ काम का नहीं है। एनी अदर अलाउंस, मतलब ये ऊपर के अलाउंसेस छोड़ के, इफ यू कम अक्रॉस एनी अलाउंस व्हाट इज द ट्रीटमेंट, फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टेलीफोन अलाउंस, अभी अपन ने पूरे लिस्ट में किधर भी नहीं दिया है, तो ये छोड़ के जो भी अलाउंसेस आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपने नहीं पढ़ा वो फुल्ली टैक्सेबल, जो मेरे वहाँ, ऐसा नहीं कि जो महीने नहीं पढ़े फुल्ली टैक्सेबल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो अपने नोट्स में नहीं है टेलीफोन अलाउंस आ सकता है। दूसरा मोबाइल अलाउंस, हॉलीडे ट्रिप अलाउंस, ऐसे अलग अलग अलाउंस आ सकते हैं, है ना। जो भी अलाउंस है, स्लीपिंग अलाउंस, कि कंपनी में आके सोना है, 1,000 रुपये मिलेगा पर मंथ, है ना। जैसे कुछ लोग आँख खुली करके सो जाते हैं क्लास में, ये बंद करके सोना है, तो ऐसे ये सब है। तो यू माइट कम अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस, उस सभी को क्या करना है, इनकम में ऐड करना है। बट कौन से, जो अपने नोट्स में कवर्ड नहीं है वो, नॉट कि जो महीने नहीं पढ़े, जो मेरे को याद नहीं रहा, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जो इसमें नहीं उसकी बात हो रही है। चलो, तो ये हो गया पार्ट अलाउंस ओवर। एनी क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? सब चीज़ें क्लियर हो रही है ना? मैं थ्योरी आपको पूरा परफेक्ट करके दूंगा। रिवीजन मोड में क्या, न्यूमेरिकल, इतने बड़े टॉपिक के न्यूमेरिकल नहीं ले सकता मैं, मतलब टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जो 18-20 घंटे का टॉपिक है। तो अभी पढ़ते हैं अपन थर्ड पार्ट ऑफ सैलरी, वो है पर्क विजिट। तो पहले बताओ, ऑनलाइन आप बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्क विजिट? अरे नीचे लिखा है ना, और अपन रिवीजन में है, वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन, एक एक मैच हो चुका है खेल के, एक एक मैच, एक एक अटेम्प्ट देके हो चुका है ना। हाँ बोलो, मतलब सबका नहीं हुआ है, कुछ लोगों तो हुआ है। बोलो, काइंड का मतलब क्या है? बेनिफिट गिवन इन, यस। तो जैसे मैंने क्लास में कहा था कि आप अगर एम्प्लॉयड हो तो आपको कार फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, आपको घर प्रोवाइड किया जाता है, सर्वेंट प्रोवाइड किया जाता है, लाइट प्रोवाइड किया जाता है, तो एनी जिम फैसिलिटी, तो वॉट एवर परक्विजिट्स आर
गिवन टू यू। वो बेनिफिट्स कैसे होते हैं? काइंड में होते हैं। कैश में एक ही है वो गिफ्ट वाला, बाकी मेजॉरिटी परक्विजिट्स किस में थे बोलो? इन काइंड होते हैं। अभी परक्विजिट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, याद है? एक है स्पेसिफाइड एंड दूसरा कौन सा है? नॉन स्पेसिफाइड। दूसरा कौन सा है? नॉन स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे है, मैं वही बोला, ये ऐसे कैसे आगे सडनली? हाँ। नाउ अच्छा, पहला क्वेश्चन सर, ये फर्क क्या है दोनों में, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड में? व्हाट इज द डिफरेंस? ये ऐसा अलग क्यों दिया है? टू स्पेसिफाइड है, टू नॉन स्पेसिफाइड है। एनी आइडिया? अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल, एंड तुम अगर नॉन स्पेसिफाइड हो तो फ्यू परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। इसका लिस्ट अपने क्लास के नोट्स में एंड में दिया है, देखो मैंने आपको पूरा एंड में टेबल में लिस्ट बना के दिया है। तो ये पहले फर्क समझना है कि इफ यू आर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय every perquisite is taxable, and if you are non-specified only few are taxable, but practically इसका रिलेवेंस बहुत कम है। क्यों बताता हूँ, चलो। तो ये समझा आपको क्यों पढ़ना है? टू अंडरस्टैंड विच परक्विजिट टैक्सेबल टू विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई। तो हु कम्स इन स्पेसिफाइड? बहुत सिंपल है, पहला बोलो डायरेक्टर कम एम्प्लॉय, जो कंपनी का क्या है? डायरेक्टर है वो। दूसरा, अगर आपके पास कंपनी के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब आपके पास कंपनी के 20% है, उससे ज्यादा शेयर से एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल होने की जरूरत नहीं है, एक दिन भी आपके पास अगर 20% शेयर है तो हम आपको क्या मानेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। तीसरा, जो एम्प्लॉय ऊपर कवर्ड नहीं है, मतलब जो डायरेक्टर भी नहीं है, जिसके पास 20% शेयर्स भी नहीं है, बट उसका सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल परक्विजिट्स कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड। बताओ, ये एनुअली है, बताओ साल का सैलरी 50 हो सकता है क्या? एम्प्लॉय मिलता है क्या मंथली 4,000 में? ढूंढ के दिखाओ, मिलता है क्या? हमारे ऑफिस में नहीं मिल रहा है एम्प्लॉय, हम 20,000 देने को रेडी है, उसके टर्म कंडीशन बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर उसको हम हाँ बोलते हैं, फिर वो 3 दिन काम करते हैं, उसको समझ में आता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, फिर वो 12,000 में मान जाता है। तो हम बोलते ठीक है, तू बोलेगा सैलरी, तू हमारा काम तो करके दिखा। बोलते हाँ सर करके दिखाऊंगा। 4 दिन उसको समझते कि अरे ये तो मेरे को लगता था मेरे को आ रहा है, बट इतना नहीं आ रहा है, फिर वो सेटल फॉर लेस हो जाता है। जो 20 का बराबर 12-15 जो भी उसको है होता है। एंड कुछ लोगों को आता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट डिपेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है? 50,000 साल का बहुत कम है कि नहीं? तो टेक्निकली ऑल आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, टेक्निकली ऑल आर। तो इमेजिन करो, अगर आपके पेरेंट्स का सैलरी साल का 50,000 होता, तुम यहाँ पे आ पाते क्या? फीस उससे ज्यादा है क्लास का। खाएंगे क्या? हवा पानी, आधा किलो हवा एवरीडे। तो ये मजाक मजाक में दिया, पढ़ लो। तो 50,000 के लिमिट में क्या क्या नहीं लेना है? पहला, ऑल परक्विजिट्स को निकाल दो। दूसरा, जो डिडक्शन है, कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरनल अलाउंस एंड टैक्स ऑन, हाँ ये निकाल दो। तो ये निकालने के बाद अगर एनुअल सैलरी 50,000 से क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है 50, तो क्या करना है? स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड है तो ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। अच्छा सर, मैं 2 जगह पे काम कर रहा हूँ, तो 50 का लिमिट निकालने के लिए दोनों सैलरी को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। नाउ जस्ट 1 मिनट। अच्छा, मैं अभी आता हूँ चैप्टर 1 पे, अल्टरनेट टैक्स रिजिम। अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजिम में जाते हैं तो आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब एचआरए फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल होगा।
एग्जामिशन क्लेम नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखना। मैं आपको बताऊंगा कौन से प्लस ये नहीं क्लेम करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का क्लेम करना है, पहले नहीं मिलता, इस साल से मिलेगा। तो क्या क्या सैलरी का क्लेम नहीं करना है? HRA क्लेम नहीं करना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड हाँ ये अल्टरनेट टैक्स रेजिम में क्लेम एंड कुछ स्पेशल अलाउंसेस है वो भी बताता हूँ, सेक्शन 10-14 के जो अभी अपन ने पढ़े ना HRA के बाद। तो ये अलाउंसेस का भी आपको बने वो मैं बताता हूँ कौन से। तो ये 4 चीजें आपको एग्जाम में लर्न करने जाना है। अच्छा मेरे को बताओ, एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रिजिम अप्लाई होगा? न्यू रिजिम, मतलब अल्टरनेट टैक्स रिजिम से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद है ना आपको? कौन सा सॉल्व करना है? अल्टरनेट टैक्स रिजिम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये प्लीज ध्यान में रखना, ये 3 बेनिफिट आपको क्लेम, 4 सॉरी 1 2 3 4 जो मैंने कलर की है, ये डायरेक्टली क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल होंगे। तो अपन ने जो HRA का देखा 50% 40% कुछ भी क्लेम नहीं होगा, क्या होगा? डायरेक्टली जो मिला है वो आपकी इनकम में क्या होगा? जो मिला है वो आपकी इनकम में ऐड होगा, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑनलाइन रिप्लाई करो। नाउ ये परक्विजिट्स कैन बी प्रोवाइड टू फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। तो ये फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आता है? स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो, मतलब फाइनेंशियली, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट एंड डिपेंडेंट। तो सर्वेंट को क्यों रिलेटिव में कवर किया गया है? क्योंकि काफ़ी बार एम्प्लॉयर सर्वेंट का सैलरी देता है एंड वो आपकी इनकम में ऐड करवाने के लिए। जैसे जो गवर्नमेंट होते हैं ना ऑफिशियल्स, IAS ऑफिसर वगैरह, वो एम्प्लॉय दिए जाते हैं। डिपेंडेंट मतलब क्या? ऊपर छोड़ के अगर कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो रिश्तेदार माना जाएगा। ऊपर अंकल आंटी चाची मामे कवर नहीं है, और एग्जाम में देंगे कि वो अंकल आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो आपके रिश्तेदार माने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना है कि जो 1 2 3 में नहीं है एंड सर्वेंट में नहीं है, वो अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको अगर कोई बेनिफिट मिलता है आपके वजह से तो उसका वैल्यूएशन करके आपकी इनकम में क्या करना है? ऐड। तो डिपेंडेंट में कौन आता है समझ में आ गया? जो इस टेबल में नहीं है वो सब आता है, कोई भी हो जो आपके ऊपर क्या हो? डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे राइट नाउ यू ऑल आर डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स, एम आई राइट और रॉन्ग? फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट्स। अभी बोल रहे हैं कि डैड एक बार होने दो जो तुमको दिखा दूँ, बस अभी सुन रहे हो, सब हिसाब लिख के रखा है तुम्हारा। एक बार मेरे को पहला पैकेज मिलने तो 12 लाख का, फिर दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बस अभी हम तुम्हारे गिन के रख रहे हैं, सूद के साथ वापस करेंगे, है ना? कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं रखेंगे, जो हमको दिया वो पूरा वापस करेंगे। ओके, एनीवेज, पॉइंट नंबर 5, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ परक्विजिट। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एम्प्लॉयर ने आपके लिए 15,000 खर्च किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें से आपसे कुछ अमाउंट रिकवर हुआ है वो माइनस होगा। कि एम्प्लॉयर ने 15,000 का खर्च किया है और उसमें से 4,000 क्या किया है? माइनस किया है, मतलब आपसे रिकवर किया है। तो 15,000 एम्प्लॉयर ने आपके लिए खर्च किया, आपसे 4,000 उसने ले लिया है। तो बताइए आपका नेट बेनिफिट 11,000 का हुआ है या 15,000 का हुआ है? 11,000 का हुआ है, क्योंकि 15 का बेनिफिट हुआ था और उसके लिए मैंने 4,000 का कॉस्ट पे किया है। तो मेरा नेट बेनिफिट कितने का हुआ है? तो इसलिए वो माइनस करना है। प्लस कुछ परक्विजिट्स के लिए एग्जाम्शन है जो अपन पढ़ेंगे कि कौन से परक्विजिट के लिए क्या है? एग्जाम्शन है। एंड इसके बाद अगर आंसर पॉजिटिव है तो आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। तो ये फॉर्मूला है जो अपन एक एक करके क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। चलो नाउ ये है टैक्स फ्री परक्विजिट्स। ये आपको पढ़ना है घर पे, कि अपन आगे अपन लाइन से कवर में करने वाला हूँ। ये मैंने आपको एक लिस्ट बना के दिया है, ये परक्विजिट्स क्या है? एग्जाम्ड है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं टैक्सेबल परक्विजिट्स। ये इसमें ऊपर कवर हो जाएगा, डोंट वरी। पहला है इंपॉर्टेंट रेंट फ्री अकोमोडेशन। दोस्तों आज तक एग्जाम में या तो HRA आता है या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में आता है, और एक साथ भी दोनों आ सकता है। कैसे बताता हूँ, हमको फाइल में क्वेश्चन आया था, फाइल में या RTP में आया था शायद, हाँ।
पहले 6 मंथ उसको एचआरए मिल रहा था एंड बचे 6 मंथ उसको कंपनी ने घर दिया, 6 महीने का 2 अलग वर्किंग करना है। बस 6 मंथ लाइक एचआरए करो, नेक्स्ट 6 मंथ लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये जैसे दिया वैसे सॉल्व करना है। चलो, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल एंड स्टेट, तो एक ही वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा, क्या, लाइसेंस फी। आपको घर देने के लिए एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, लाइसेंस फी देना पड़ता है। वो आपके इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। ये एग्जाम में आएगा नहीं, डोंट वरी। फॉर अदर एम्प्लॉय, ना अदर एम्प्लॉय में इस बार अमेंडमेंट हुआ है, यही एग्जाम में आने वाला है। उसमें 2 तरह के घर हो सकते हैं, सबको पता है। आपको जो घर रहने के लिए दिया है वो या तो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है या फिर ये घर खुद का है। अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और टेकन ऑन रेंट। अगर रेंट पे लिया है तो ये अमेंडमेंट क्या हुआ है, पहले जो 15 था वो भी कितना हुआ है, 10% ऑफ सैलरी हुआ है। तो 10% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयर ने जो रेंट दिया है विच एवर इज लेस आपकी इनकम में ऐड होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको घर दिया है, तो बोलो आपके इनकम में कितना ऐड होगा, 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड, अगर अकोमोडेशन उसका खुद का है तो फिर ये अमेंडेड परसेंटेज आपको लर्न करना है। पहले 15, 10, 7.5 था, फाइनेंशियल टेस्ट ने अमेंड करके कितना कर दिया, 10, 7.5 और 5। कब लेना है, पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है तो 10%, 15 से 40 लाख है तो 7.5% एंड 15 से नीचे तो 5% लेना है। कितना लेना है, 5% लेना है। तो ये अमेंडमेंट अच्छे से लर्न करना है। तो जरा मेरे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। अगर पॉपुलेशन 12 लाख है, क्वेश्चन में देंगे 12 लाख, एम्प्लॉयर का खुद का घर है, बताओ कितना ऐड होगा आपकी इनकम, 12 लाख, 5% ऑफ सैलरी बराबर है एग्जैक्टली 15 है, तो बोलो कितना होगा, 7 पॉइंट एग्जैक्टली 40 है तो, एंड 40 के ऊपर है तो एक्सीडिंग बोला है, तो एग्जैक्टली 15 है तो 7 पॉइंट, समझा ना आपको, एग्जैक्टली 40 है तो 42 है तो, एंड एग्जाम में पॉपुलेशन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 10%। जैसे एचआरए में बाय डिफॉल्ट 40% है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, 10%, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम है, बस ये फॉर्मूला चेंज हुआ है, मतलब परसेंटेज चेंज हुआ है। अच्छा, ये अकोमोडेशन रेंट फ्री फर्निश भी हो सकता है। ये जो वैल्यूएशन है ये घर का है, ये जो अपन ने पढ़ा ये घर का वैल्यू, उसमें फर्नीचर का वैल्यू ऐड होगा। फर्नीचर का वैल्यू 2 तरह से ऐड होता है। पहला, चेक करना है कि फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने रेंट पे लेके आया है, बराबर ना। तो बोलो फर्नीचर खुद का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब WDV या परचेस प्राइस, परचेस प्राइस का लेना है। एंड वो रेंट पे लेके आया तो जितना क्वेश्चन में रेंट है वो क्या होगा, ऐड होगा। और उसमें से आपने अगर कुछ अमाउंट पे किया वो क्या होगा, माइनस होगा, जिसको बोलते हैं कंसेशनल। तो जहां जहां पे वर्ड आता है कंसेशनल, मतलब आपसे कुछ पैसा लिया गया है, टोटल वैल्यू में से वो माइनस होगा, एंड बचा हुआ अगर पॉजिटिव है तो आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। तो याद है कुछ प्रॉब्लम, क्लियर, याद आ रहा है, अमेंडमेंट याद में रहेगा। ओके, नाउ अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था 90 डेज का, किसको याद आ रहा है क्या, कि एट ए टाइम आपको 2 घर दिए है, मतलब आपका प्रमोशन हुआ है, ऑलरेडी आप एक घर में रह रहे हो एंड आपको दूसरे जगह पे नया घर अलॉट हो चुका है, और शिफ्टिंग होने के लिए टाइम लगता है कि नहीं। तो आपके 2 घर थे, एग्जिस्टिंग घर है प्लस आपको नया घर जो अलॉट किया वो भी है। तो आने वाले 90 दिन तक, है ना, दोनों में से जिसका वैल्यू लोअर है वो आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। तो मेरे को घर पुणे में दिया है, नासिक में दिया है, तो मैं पुणे घर का वैल्यूएशन करूंगा एज पर द अबव प्रोविजन, एज पर 1 and 2। नासिक के घर का वैल्यूएशन करूंगा, बराबर है, जो भी है।
उसमें से पहले 90 दिन तक क्या होगा, जो लोअर है वो टैक्सेबल होगा, बाद में दोनों अगर आपके इनकम में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आफ्टर 90 डेज दोनों अकोमोडेशन आपके इनकम में क्या होंगे, ऐड। यहाँ तक समझा आपको? नाउ व्हाट इज सैलरी ओवर ईयर? अभी थोड़ा आपको कंपैरिजन बताता हूँ। कि अपन ने शायद किया भी है क्लास में, आप चेक करना, क्या है ना, तो बेसिक तो ये आपको पता होना जरूरी है कि व्हाट इज द सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। बेसिक ऐड होगा, डीए अगर इफ एप्लीकेबल है तो ऐड होगा, कमीशन तीनों लेना है, लेकिन एचआरए में कौन सा कमीशन लेते हैं, करेक्ट, बेस्ड ऑन टर्नओवर। यहाँ पे बोनस फीस, कमीशन, बोनस फीस, अलाउंस यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ ऐड होगा। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैक्सुअल अलाउंस ओवर हियर, कैन यू टेल मी? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, रिसीव्ड माइनस, तो जो एग्जैक्टली बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना, वो मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे मिला उतना चाहिए, टैक्सुअल वाला चाहिए, टैक्सुअल कितना वो मेरे को चाहिए। अरे आपको समझा कि नहीं बोलो? तो ये आपको लर्न करना है, प्लस एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो अगर ये आपको पता है तो फिर ये सॉल्व करना सबसे आसान है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट को जो स्ट्रगल होता है वो डेफिनेशन में होता है कि व्हाट कम्स इन एचआरए, व्हाट कम्स इन रेंट फ्री अकोमोडेशन। अपन ने क्लास में किया भी है, फिर भी एक बार आप देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन। प्लीज आस्क मी एनी डाउट, फटाफट ऑनलाइन। ठीक है ना, याद आ रहा है कि नहीं? कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैंने लिया, मेरे को पता है। नहीं, मैं कोई चीज़ स्किप ही नहीं करता हूँ, सो मेरे से वो ऐसा होता नहीं कि छूट गया। अपन मोर देन सिलेबस हमेशा कवर करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, देयर इज नो गारंटी व्हाट दे विल आस्क इन द एग्जाम, तो अपन हमेशा एक्स्ट्रा ही कवर कर रखते हैं। ऑनलाइन यहाँ तक सो फार सो गुड, ओके। ये मैंने दिया है, क्या ऐड होगा, क्या ऐड नहीं होगा। तो ये था रेंट फ्री एकोमोडेशन। या तो एग्जाम में एचआरए का क्वेश्चन आएगा, या तो रेंट फ्री एकोमोडेशन। बाकी सॉल्विंग डिफिकल्ट नहीं है, वो क्या परसेंटेज अप्लाई करना है। व्हाट इज डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स? बच्चे लोग सैलरी में गलत करते हैं। दोस्तों अगर आपने सैलरी गलत किया तो आगे का प्रोविजन सही भी पता रहेगा तो आंसर क्या होगा? हाँ, तो 10 पता है, 15 पता है, सब कुछ पता है, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो व्हाट इज टू बी एडेड इन सैलरी। तो प्लीज मेक श्योर यू नो डेफिनेशन ऑफ सैलरी वेरी वेरी परफेक्टली, और उसको लर्न करने का किस तरीका घर पे लिखना है। अपने क्लास के नोट्स में देखो, पिछले पेज पे मैंने सभी सैलरी का डेफिनेशन एक जगह पे आपको करके दिया है, उसको दो दो तीन तीन बार लिखना है घर पे, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अभी सेकंड क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, तुम्हारा नाम भूल गया मैं। हाँ, तो पूनम जो है वो एम्प्लॉय है और उसने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, उसने ऑनलाइन आईफोन मंगाया है, ठीक है, किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो वो
आईफोन का जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड का बिल, वो एम्प्लॉयर ने भरा है या उसने खुद के लिए टी शर्ट परचेस किया है, वो ऑफिस में आ गया तो एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया है। बताओ ये ऑब्लिगेशन किसका था? पूनम का। पे किसने किया? तो एनीथिंग कैन कम हियर, ये आपकी इनकम में ऐड होगा। तो एनी ऑब्लिगेशन जो पूनम का जिम्मेवारी था, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द जिम्मेवारी ऑफ एम्प्लॉयर, जो पे करना किसका जिम्मेवारी था? पूनम का था। जो पे किसने किया? एम्प्लॉयर ने। पूरा ऐड होगा। पूनम ने बैंक से लोन लिया 50,000 का शाहरुख खान से, पर्सनल लोन है ना, पर्सनल पर्पज के लिए। तो ये शाहरुख खान, मतलब मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय का नाम भी शाहरुख खान है। शाहरुख खान एक थोड़ी है ना। तो हमारे ऑफिस के स्टाफ के नाम है शाहरुख खान। तो बोलता भाई तेरा नया मूवी आएगा तो हमको शूटिंग के लिए लेके जाना प्लीज। तो वो बहुत परेशान है। तो हाँ बोलो, कहा था हम? तो ये हाँ, तो ऑब्लिगेशन पूनम का है, पे किसने किया है? एम्प्लॉयर ने। तो उसकी इनकम में पूरा ऐड होगा, यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट आ सकता है। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट का मतलब क्या है? पसीना, पुदीना नहीं, पसीना इक्विटी शेयर। अरे स्वेट का नाम क्या है तुम बताओ? स्वेट का मतलब क्या होता है? हमारे जिम में लोग आते हैं, मतलब सरप्राइजिंग है ना, कैसे, मतलब मेरे को समझता नहीं। जैकेट पे जैकेट पहन के आते हैं ताकि स्वेट ज़्यादा आएगा और वो पतला हो जाएगा। तो अपने एक स्टूडेंट आया था दूसरे क्लास का, तो बोला मैं भाई तू क्या कर रहा है? बोला सर वो 2 शर्ट टी शर्ट पहन के आता हो, थोड़ा स्वेट होता है सर, तो जल्दी आदमी को होता है। बोले एक काम कर, सिंपल उपाय, घर पे सो जा, ऊपर 50 ब्लैंकेट डाल दे तेरे ऊपर, पूरा नदी बह जाएगा। अरे बोला बॉडी का पानी कम होता है बेटा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो लोग घर पे बैठते ना स्वेटर पहन के 2-4, अभी ये भी स्वेटर पहन के आई कि नहीं, और 2-4 पहन के आती नहीं, उसका पर्पज अलग, वो एसी के लिए पहन के आई है। तो जिम में आप देखना वो 2-2 4-4 स्वेटर पहन के आते हैं, ऐसा होता है क्या? तो घर पे बैठा हम ब्लैंकेट लेके, बोला तू घर पे सो जा, डैड को 50 ब्लैंकेट घर पे जितना भी सब डाल दे तेरे ऊपर, सोफा भी पा, है ना। तो ये खतरनाक लॉजिक लेके आते हैं। बोलो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बॉडी का पानी कम होता है ना। पसीना निकलने से फैट नहीं बर्न होते हैं। ये किसने अफवाह फैले उसको पकड़ के मारना चाहिए। मतलब ऐसे पहन के बोल रहा हूँ मैं, जैसे स्वेटर 2-4 पहन के क्यों नहीं कहता, नहीं होता है ना। वो ट्राई मत करना तुम, जिम जाने का टाइम ही मिल रहा है, 2-4 स्वेटर पहन के आने हैं ऑनलाइन। नहीं तुम भी ऐसे मत करना। तो उसने बोला सर सही बोल रहे हैं आप सर, मेरे को गलत जानकारी दी। बोला ऐसे कैसे होगा रे दोस्त, सब लोग घर पे बैठते, जिम चलते ही नहीं, फिर 10-20 स्वेटर पहन के बैठ जाते हैं। फिर कश्मीर के लोग तो पतले होने चाहिए थे, 24 घंटा वो स्वेटर इतना ठंडी रहता है, फिर वो ऐसे ऐसे होने चाहिए एकदम पोषित बालक, नहीं होते ना। ओके, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है कि आपने कंपनी के लिए कुछ अच्छा काम किया है एंड दे वांट टू रिकॉग्नाइज योर वर्क, तो ये आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। एंड उसमें फॉर्मूला क्या है दिया है मैंने, उसका जो एफ है माइनस आपने जो अमाउंट पे किया है, जो डिफरेंस है वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। अगर आपको फ्री में दिया है तो जो एफ है वो आपका क्या होगा? इनकम होगा। नाउ क्वेश्चन इज, एफ कौन से दिन का देखना है? डेट ऑफ अलॉटमेंट का देखना है। कौन सा देखना है बोलो? जिस दिन आपको शेयर्स अलॉट हुए उस दिन का आपको देखना है, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे आपका फेवरेट प्रोविजन जो सबके लिए एकदम आसान है, कार फैसिलिटी। इसमें बस 6-7-10 कॉम्बिनेशन हैं। नाउ इसमें सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या पता चलना चाहिए, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दिया है। तो पहले आपको ये चेक करना है, क्या पहला टेबल, गाड़ी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, मेंटेन आपने किया है। तीसरा, गाड़ी आपकी है, मेंटेन। तो ये जब तक आपको क्लियरली नहीं समझेगा, आगे का ट्रीटमेंट पढ़ के मतलब
नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्लीज एग्जाम में आपको ये कॉम्बिनेशन पहले चेक करना है। विल लेट्स गो विथ फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे गाड़ी भी एम्प्लॉयर का, मेंटेन भी एम्प्लॉयर ने किया है, एंड अश्विनी ने पर्सनल पर्पज के लिए गाड़ी यूज किया है। वो महाबलेश्वर गई है बारिश आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए। गाड़ी भी कंपनी का, पेट्रोल कंपनी का, ड्राइवर कंपनी का, अपना क्या है? कुछ नहीं, बैठ के जाना है। मुझे कहा चलो महाबलेश्वर से चेक करके आते हैं बारिश आ रहा है कि नहीं, तो उसको बताना है, वो कल जाने वाला है महाबलेश्वर, देख के आते हैं। तो उसने गाड़ी पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया है, तो उसके इनकम में क्या ऐड होगा? मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन क्या होगा? पूरा ऐड होगा। क्या ऐड होगा? मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन पूरे के पूरा क्या होगा? ऐड होगा। एंड अगर बोथ पर्पज के लिए, तो मतलब अश्विनी महाबलेश्वर गई है, कंपनी का काम भी था, तो कंपनी का काम प्लस घूमने भी गई। अभी ऑब्वियसली जो आदमी महाबलेश्वर से घूम के आएगा, है ना, तो उस पर कितना ऐड होगा फिर? 1800 और 2400 डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ कार। अभी इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखो पहले आपको पॉइंट पढ़ना है ये, अगर 1600 सीसी के ऊपर है तो हायर कैपेसिटी है, एंड अप टू 1600 सीसी है तो लोअर कैपेसिटी। तो लोअर कैपेसिटी के लिए कितना है? 1800 एंड 600 लोअर कैपेसिटी के लिए, एंड 2400 है 900 हायर, मतलब 1.6 लीटर के ऊपर है गाड़ी, तो ये ऐसा होता है। अच्छा ये भी, अच्छा मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? सिंपल है, रिपेयर, पेट्रोल, ड्राइवर सैलरी, एंड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब बोलो WDV या परचेस प्राइस। हाँ एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। परचेस प्राइस का अपने को कितना लेना है? 10% लेना है, ये आपकी इनकम में ऐड होगा। ओके, तो मेंटेनेंस बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, बराबर है। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज द सेकंड कॉम्बिनेशन? अच्छा इसमें और एक चीज है, बताओ अगर आपको याद है तो, अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ पे नहीं होता है? अगर बोथ पर्पज है, कौन सा पर्पज है? बोथ, तो अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर पर्सनल पर्पज है तो अमाउंट रिकॉर्ड क्या करना है? माइनस करना है। तो बोलो ये कि पूरे सैलरी में परक्विजिट है, जहाँ पे आपसे जो अमाउंट लिया वो माइनस नहीं होगा। उसका लॉजिक मैंने लेक्चर में बता दिया था, और अभी रिवीजन में बताना पॉसिबल नहीं है। सो बोथ केस अगर है तो अमाउंट रिकॉर्ड माइनस। इमेजिन करो 1800 रुपये में पर मंथ गाड़ी मिलेगा क्या? 900 रुपये में ड्राइवर मिलेगा क्या पर मंथ? मिलेगा, इसलिए वो माइनस नहीं करना है। ये सभी जगह पे सेम है कि पूरा जहाँ जहाँ पे बोथ पर्पज है वहाँ पे वैसा करना है। नाउ पर्सनल पर्पज है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? लॉजिकली बताओ, गाड़ी आपने मेंटेन की है कि नहीं? तो ऊपर से अगर मैं मेंटेनेंस हटा देता हूँ तो क्या बचेगा बताओ? हाँ, लाइक दिस यू कैन डेवलप प्रोविजन, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मेंटेन मैं कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग बेनिफिट ओनली इन द फॉर्म ऑफ कार, एंड कार के लिए क्या ऐड होता है? 10% ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% ऑफ कॉस्ट, एंड इसलिए 1800 का कितना किया? 600, क्योंकि मेंटेन आप ही कर रहे हैं। एंड 2400 का कितना किया? 900। गाइस ये जो भी 1800, 2400, 600, 900 है, इट इज ओनली वैल्यूएशन ऑफ कार। इसमें अगर ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर का हमेशा कितना ऐड होगा बोलो? 900। एंड अगर पर्सनल पर्पज है तो ड्राइवर का पूरा ऐड होगा। ये दिमाग में फिट कर दो, ये टेबल कार का वैल्यूएशन है। ड्राइवर पूरा पर्सनल पर्पज है तो पूरा सैलरी आपके इनकम में क्या होगा? ऐड। लेकिन अगर बोथ पर्पज है तो कितना ऐड करना है? 900 रुपये ऐड करना है, क्योंकि ड्राइवर का काम चेंज नहीं होता है, गाड़ी छोटा हो या बड़ा हो। ऐसा अलाउड है कि 2-4 को उड़ा सकता है, छोटी गाड़ी है तो कोई तरह का केस नहीं होगा। नैनो है ना, उड़ा 2-4 को चलता है, ऐसा नहीं। तो ड्राइवर का काम उतना रहता है, इसलिए। एंड तीसरा में गाड़ी आपकी है, तो बताओ गाड़ी आपकी है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है ऑन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, इसलिए मेंटेनेंस आपके इनकम में ऐड होगा। तो लाइक दिस यू कैन इजीली रिमेंबर कि एग्जैक्टली दोनों कंपनी का है तो मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन, गाड़ी आपकी है तो ओनली मेंटेनेंस, एंड गाड़ी उनकी है तो, या आपने मेंटेन किया तो ओनली डेप्रिसिएशन आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड। ये समझा आपको? अब ये थोड़ा अलग है,
अगर बोथ पर्पज है, अच्छा बताओ गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय। मेंटेन किसने किया? मतलब गाड़ी आपकी मेंटेन एम्प्लॉयर ने किया है, यूज फॉर बोथ पर्पज है। स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या?